आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। ममता, तो हमारे साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार इकोनॉमिस्ट हैं, राजेश गुप्ता जी बिल्डर हैं, डॉक्टर MS बासु आई स्पेशलिस्ट हैं, अग्रिम गुप्ता जी इकोनॉमिस्ट हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्र जी, सवाल और चर्चा की शुरुआत आपसे। अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है और क्या किया जाए? न्यू कमर्स जो बिजनेस में आते हैं उनके सामने किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं? बरेली को क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा इंडिया न्यूज को बरेली में अधिवेशन कराने के लिए, क्योंकि ये जो माध्यम है अधिवेशन कराने का, एक तरह से ज्ञान के प्रसार का माध्यम है जी। और जब बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, मंच से बोलते हैं और बातें बताते हैं, तो सभी के पास पहुंचती हैं और उसका प्रभाव भी होता है समाज में। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय का जो परिदृश्य है ग्लोबल इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं जी, उसे समझना आवश्यक है। स्थिति यह है कि कोरोना के टाइम के बाद से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल गई है और पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में बदल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमीज में आज की तारीख में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई की समस्या से सभी अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं और उस पे सोने पे सुहागा हो गया रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया जी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत बुरी स्थिति में है इस समय, जिसकी वजह से जो नेसेसरी मटेरियल्स हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही जी और महंगाई बढ़ी हुई है। अब महंगाई बढ़ने की स्थिति में सारे के सारे जितने फेडरल बैंक्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उन सभी ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो वो एक तरह से और महंगाई को फ्यूल करने का काम कर रहे हैं। जबकि सेंट्रल बैंक्स को ये लगता है कि वो अगर रेपो रेट्स को बढ़ाएंगे, मनी की सप्लाई को खींचेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। टेक्निकली स्पीकिंग महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। अभी RBI ने जस्ट रिसेंटली कल ही MPC की मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया कि भाई अब हम रेट्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो समवेयर डाउन द लाइन हो सकता है कि ये जो मूव है वो इस बात के लिए है, क्योंकि देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा बोरोवर है सरकार, क्योंकि जितनी भी योजनाएं पूरे देश में चलती हैं समाज से संबंधित, उसके लिए सरकार को पैसा जुटाना होता है। सरकार बॉन्ड्स फ्लोट करती है, बैंक से पैसे लेती है, पब्लिक से पैसे लेती है। आज की तारीख में अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका है सरकार का। जब सरकार की बोरोइंग की कीमत ही बढ़ जाएगी तो सारी परियोजनाओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है। अब इस सारी चीज में क्या हो रहा है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और मांग में कमी है, तो कंपनियां लगातार लोगों को निकाल रही हैं नौकरियों से इसीलिए निकाल रही हैं क्योंकि डिमांड नहीं है जी, और कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स की शॉर्ट सप्लाई है। तो बड़ी विकट स्थिति है। जैसा आप पूछ रहे हैं कि भाई इस समय युवाओं को क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है ये इतने भीषण माहौल में। अगर आप अपने एंटरप्राइज खोलने के बारे में आज की तारीख में प्लान करें तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ग्लोबली आप देखिए कि एक पोलराइजेशन हो रहा है, प्रो चाइना और एंटी चाइना। तो उस पोलराइजेशन में बहुत सारे कंट्रीज भारत से चीजों को डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए जैसे एप्पल इंडिया में आ गई और एप्पल आज की तारीख में इंडिया से सेल फोन्स को पूरी दुनिया में भेज रही है जी, और बहुत बड़े रेवेन्यू का सोर्स भी है वो भारत के लिए आज की तारीख में। अब अगर नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम चल रही है भारत में, नए एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं तो उनके पास एक्सपोर्ट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट्स को, तो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने का मामला है सारा। अगर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए युवा आगे आएंगे, नौकरियों के पीछे भागने की बजाय अपने एंटरप्राइज क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, तो परिवर्तन डेफिनेटली आएगा। स्वतंत्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आप बताते हैं लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है बंटल इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को, किस तरह से, चूंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, किस तरह से पूरा हो पाएगा सरकार का ये सपना? देखिए आशीष जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है और पूरी दुनिया में आज की तारीख में इस बात पे एम्फेसिस है कि जिसके पास पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है वही अर्थव्यवस्था भविष्य में बड़ी बनेगी। तो हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। मेरे ख्याल से लगभग 20% आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रहती है, तो
20% आबादी अगर भारत की उत्तर प्रदेश में रहती है और हम प्लान कर रहे हैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 27 तक, तो भारत जो प्लान कर रहा है 5 ट्रिलियन की, 20% आबादी उसको हासिल कर लेती है तो वो भी हासिल हो जाएगा, 5 ट्रिलियन भी हासिल हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स, क्या वो इस लायक है कि वो चीजों को लेके आगे बढ़ पाएगा? तो उसमें जो रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ट्रेनिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बहुत सारे संस्थानों में भी विजिट करता हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट भी करता हूँ। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है प्रैक्टिकल एजुकेशन में और थ्योरेटिकल एजुकेशन में। बच्चे डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन अगर आप उन्हें वर्क प्लेस पे भेजें तो आता उन्हें कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है उसे ब्रिज करने की जरूरत है। युवाओं को ये सिखाने की आवश्यकता है कि मार्कशीट में मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी वो काबिलियत है जो वो वर्क प्लेस पे दिखाते हैं। तो अगर उस काबिलियत पे ध्यान होगा, आप देखिए हमारी बुनियादी शिक्षा में आप देखिए जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो बच्चे उसे कैजुअली लेते हैं और थ्योरी के एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी का रुख क्या है एजुकेशन को लेके। प्रैक्टिकल तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादा ध्यान थ्योरी पे है। तो अगर हम वो प्राइमरी बेसिक चीज को ही बदल देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है वो ज्यादा एम्प्लॉयबल होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। आप देखिए हमारी पर कैपिटा इनकम भारत की पहले 20 देशों में भी नहीं है दुनिया के, जबकि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं अगर हम साइज में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो पर कैपिटा इनकम में भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हों। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी जब उनकी ट्रेनिंग बेहतर होगी, जब उन्हें काम आता होगा, रियल टर्म्स में ग्राउंड पे जाके काम कर पाते होंगे। आप डॉक्टर बासु यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे इनके पास आते होंगे नौकरियों के लिए और उसमें से 99% को रिजेक्ट करते होंगे। वजह यही है कि डिग्रीज है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। उस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। उस पर ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है। आप देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले बजट से इस वाले बजट में 2 गुना हो गया। तो बहुत पैसा एलोकेट हो रहा है इंफ्रा के लिए, स्टेट्स को भी वो पैसा मिल रहा है। और जिस तरह आप देखिए हमारे शहर में भी काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने के ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उस इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ी रैशनैलिटी आ जाए और थोड़ा सा इस बात को सोच समझ के किया जाए कि भाई पैसा लग रहा है तो उसके रियल टर्म्स में वैल्यू शहर को मिल जाए, अगर थोड़ी रैशनैलिटी और डेवलप हो जाए तो आई थिंक उसमें भी बड़ा अच्छा काम हो जाएगा।